मुखालिफ जुल्म के लश्कर खड़े हैं, हम ही पांडव हैं, मुट्ठी भर खड़े हैं। ए रावण, अब तेरा बचना है मुश्किल, तेरे द्वारे पे कुछ बंदर खड़े हैं। अब इसमें रावण कौन है, पांडव कौन है, वानर सेना कौन है, हमारे दर्शक अपने आप समझ लेंगे। नमस्कार। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रायबरेली और अमेठी में हुई रैलियों के बाद ऐसा दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो चुके हैं। नरेंद्र मोदी अब अपने झूठे भाषणों के सहारे हैं। नरेंद्र मोदी की रैलियां अब इंडिया की रैलियों के आगे बिल्कुल फीकी दिखने लगी हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ जब आए तो जो जब सैलाब दिखाई दिया उसने बहुत सारी तस्वीर एकदम साफ कर दी कि क्या होने जा रहा है। आपको बता दें कि आज मेरे साथ राकेश पाठक सर हैं जो दर्जनों किताबें लिख चुके हैं और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति बखूबी समझते हैं। राकेश पाठक सर, आज हमने जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी में ये भयंकर जनसैलाब देखा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ दिखाई दिए और जिस तरह का वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था उसने तो बिल्कुल साफ कर दी तस्वीर की, एकदम एक तरफा कर दिया है पूरा मामला। राकेश पाठक सर, देखिए प्रज्ञा जी, आज के नजारे और पिछले कुछ दिनों से जो कुछ चल रहा है देश में, मेरे दोस्त है एक नीलेश नूर, उनका एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। हमारे दर्शक अपने आप समझ लें किसके लिए क्या संबोधन दिया गया है। मुखालिफ जुल्म के लश्कर खड़े हैं, हम ही पांडव हैं, मुट्ठी भर खड़े हैं। मुखालिफ जुल्म के लश्कर खड़े हैं, हम ही पांडव हैं, मुट्ठी भर खड़े हैं। ए रावण, अब तेरा बचना है मुश्किल, तेरे द्वारे पे कुछ बंदर खड़े हैं। अब इसमें रावण कौन है, पांडव कौन है, वानर सेना कौन है, हमारे दर्शक अपने आप समझ लेंगे किसकी लंका ढहने वाली है। ये रायबरेली से आज दिखाई देने लगा है। लेकिन मोदी मुझे ने ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल खो दिया है, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। देखिए प्रज्ञा जी, वाकई में हमारे देश या मुझे लगता है पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी देश का मुखिया जो कि प्रधानमंत्री है 10 साल से, वो हर 24वें घंटे में अपने कहे से मुकर जाता है। झूठ तो उनके सब होते हैं, जितना वो बोलते हैं वो सब झूठ होता है, 100% झूठ होता है, लेकिन कम से कम अपने कहे पर कायम तो रहें। एक दिन पहले किसी देवगन साहब से इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, मैंने नहीं कहा राम मंदिर के बारे में कुछ भी। और अगले ही दिन यानी आज उनका फिर एक बयान आ गया है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। 24 घंटे अपने बयान पर टिके नहीं रह सके और उनके बयानों की एक से एक वानगी हमारे सामने आती है। 2022 में एक कार्यक्रम में वे कह रहे थे एक भाषण में कि मेरे घर में मेरा बचपन का दोस्त रहता था अब्बास, मेरी माँ ईद पर उसके लिए पकवान बनाया करती थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले कह रहे हैं कि मेरे घर में ईद के दिन कुछ बनता ही नहीं था, खाना ही नहीं बनता था ईद के दिन हमारे घर में, क्योंकि हमारे आसपास मुसलमान रहते थे, उनके यहाँ से खाना आता था या हम उनके यहाँ खाना खाते थे। 2022 में जब आप ये कह रहे थे कि मेरे घर में पकवान बनते थे अब्बास के लिए, तब क्या आप ये भूल गए थे कि थोड़े दिनों बाद आप ये कहेंगे, या आज ये कहते समय भूल गए थे कि 2022 में ऐसा कहा था? अब आप कह रहे हैं हमारे घर में खाना ही नहीं बनता था। दो में से एक ही चीज सच हो सकती है ना, या तो ईद पर आपके यहाँ खाना बनता था या ईद पर आपके यहाँ खाना नहीं बनता था। दरअसल में वे एक ऐसी कपोल कल्पनाओं में रहते हैं कि वे खुद भूल जाते हैं कि उन्होंने कल क्या। कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं, कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे एक दिन पहले मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, फिर गंगा तट पर कहते हैं कि मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं, मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा। और कल फिर उन्होंने बाराबंकी में कह दिया कि कांग्रेस क्या ये हार की बौखलाहट है जो इस हद तक पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री की उनको अपनी क्रेडिबिलिटी की भी चिंता नहीं रही कि एक पद पर होने के बाद देश के प्रधानमंत्री अगर इतना झूठ बोलेंगे तो सर लोग तो प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा कर ही नहीं पाएंगे कभी। देखिए, मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भरोसे के काबिल बचे हैं।
उन्हें अपने पद की गरिमा की, अपनी किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। वरना ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक सचेतन व्यक्ति जिसकी चेतना जागृत है, अभी वो पूरे होशो हवास में है, वो कम से कम ऐसी उलटबाजियां तो नहीं कर सकता। अगर मैं आज आपके सामने जो कुछ कहकर जा रहा हूं, मैं कल इसके बिल्कुल उलट बात कहूं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझसे कोई पूछे कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार के साथ हूं या नहीं हूं, मैं जो बात आज कह रहा हूं 7 जन्म कहूंगा कि मैं संघ के विचार से सहमत नहीं हूं। ये नहीं हो सकता कि आज मैं प्रज्ञा से कहूं कि मैं असहमत हूं और कल सहमत हो जाऊं उस विचार से, और होऊंगा तो उसका कोई तर्क होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। बिल्कुल। संबंधित विषय में कोई ऐसी चीज, नई जानकारी मिली हो, कोई सुधार हुआ हो, तो आप उस किसी भी विचार से सहमत हो सकते हैं। जैसे गॉडसे की राह पर चलने वाला कोई व्यक्ति अगर गांधी की राह पर आना चाहे तो माना जा सकता है कि उसे लगा होगा, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, उसने समझा होगा कि ये सन्मार्ग है। पर मोदी जी को हर 24 घंटे में ऐसा कौन सा बोधिसत्व प्राप्त हो जाता है कि वे अपने कहे से ही पलट जाते हैं। और मुझे आश्चर्य है उनकी पार्टी में लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इस बात को। उनके मंत्रिमंडल में पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग हैं जो विदेशों में पढ़े हैं, जेएनयू में पढ़े हैं, सार्वजनिक जीवन में वर्षों से, आधी शताब्दी से सार्वजनिक जीवन में। वे अपने मुखिया के मुंह से इतनी सारी गलत बातें, इतने झूठ कैसे सहन करते हैं। अब मैं उस बात पर रणनीति क्या देखते हैं आप? मैं इसे रणनीति है तो अगर ये रणनीति हो ही नहीं सकती, बार बार बदल जाना कैसी रणनीति है? क्या उन्हें लगता है कि वे एक दिन ये कह दें कि मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था गाजा में बमबारी रुकवाने के लिए रमजान के समय? अरे जिस गाजा में अमेरिका के राष्ट्रपति के अनुरोध पर नेतन्याहू ने बमबारी बंद नहीं की, तमाम प्रमाण सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और उस समय भी थे कि उस समय भी बेकसूरों के ऊपर बम पटक रहा था इजराइल। तो यानी आपके विशेष दूत के भेजने से गाजा में इजराइल ने बम पटकना बंद कर दिया और कह रहे हैं आप मुसलमानों को हमें घेरते हैं। उस इंटरव्यू के 24 घंटे के भीतर फिर मुसलमानों के खिलाफ बोले। मैं इसे रणनीति नहीं मानता। मैं इस बात को लेकर क्या है ये सर? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की मनोदशा अस्थिर है, कोई ना कोई गंभीर समस्या है, एक कोई रोग होता है भूल जाने वाला, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। संजय सिंघानिया को हो गया था गजनी फिल्म में, लेकिन उसको तो कोई बहुत बड़ी चोट लगी थी, उस पर हमला हुआ था, इसलिए वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में चला गया था। हो सकता है हमले कर रहा है मोदी जी। हाँ, तो मैं प्रज्ञा जी उसी पर आने वाला था। हो सकता है विपक्ष के हमलों की चोट के कारण वे इस तरह के किसी बहुत बड़े मनोविकार के से पीड़ित हो गए हों, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं। वरना कोई कारण नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री इतने सारे झूठ बोले, हर दिन अपने कहे से मुकर जाए, हर दिन हिंदू मुस्लिम राजनीति करें और हर दूसरे दिन कहे मैं तो मुसलमानों का हिमायती हूं। और भी कई सारे मुद्दे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र से शुरू करके आज तक वे एक भी बात सच नहीं बोले। सड़कों पर लड़के अपने बैकपैक में लेकर घूम रहे हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र, प्रज्ञा मिश्रा जी को दिखा रहे हैं खोल के कि मैडम कहां लिखा है इसमें मुसलमान, कहां इसमें मुस्लिम लीग की छापे बताइए। लेकिन नरेंद्र मोदी हर भाषण में वही बात कह रहे हैं। अच्छा, ये बात जो अब मोदी ने कहना शुरू किया है कि अगर कांग्रेस और सपा की सरकार आ गई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। इसके पहले कह चुके हैं कि बाबरी ताला लग जाएगा, कह रहे हैं रामलला फिर से टेंट में पहुंच जाएंगे। तो ये इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं कि इन चीजों में आधार क्या है, किस आधार पर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि राम मंदिर का निर्माण कोई नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी कहने से नहीं हुआ है। इस देश की सबसे बड़ी अदालत, उसकी सबसे बड़ी बेंच ने फैसला सुनाया और उसके बाद मंदिर बनना शुरू हुआ। मंदिर का निर्माण भी राम मंदिर न्यास ने किया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। बीजेपी का उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन स्मृति ईरानी भी बार बार कह रही है कि कांग्रेस फैसला पलटवा देगी, मोदी भी कह रहे हैं बाबरी ताला लगवा देगी। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये इस तरह का सफेद झूठ है। सफेद झूठ भी अब बहुत छोटा शब्द हो गया है, इससे बड़ा कोई शब्द व्याकरण शास्त्रियों को बनाना पड़ेगा। मोदी झूठ को सफेद झूठ से बड़ा झूठ मानना चाहिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन, मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई भी सत्ता में आ जाए, XYZ, मेरा तो मानना यह सीताराम येचुरी प्रधानमंत्री बन जाए, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाए, तब भी क्या वे सुप्रीम कोर्ट के इस सर्वसम्मत अंतिम फैसले को पलटवा सकते हैं?
कोई कारण नहीं है, न तो उसको लेकर कोई मुकदमा लंबित है, न कोई अदालत में जाने वाला है अब। और इस महादेश में इतनी बड़ी मूर्खता कोई क्यों करने जाएगा? देश के लोगों की, बहुसंख्यक समाज की, हिंदू समाज की 140 करोड़ लोगों में से 120 करोड़ लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाकर कौन बाबरी ताला लगवाएगा राम मंदिर पर? कौन बुलडोजर चलाएगा और क्यों चलाएगा? इसका आधार क्या है? नरेंद्र मोदी बताएं तो। कांग्रेस के किस नेता ने कहा है कि हम राम मंदिर को ढहा देंगे? समाजवादी पार्टी के किस नेता ने कहा है? लेकिन आपके नेताओं ने तो संविधान को ढहाने की बात कही है। संविधान को बुलडोज करने की, उस पर बुलडोजर चलाने की बात तो 5-5 वर्तमान सांसदों ने कही है। कई ऐसे लोगों ने कही है ये बात जो अभी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। केंद्रीय मंत्रियों ने कही है। प्रधानमंत्री की अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने कही है। आपने उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा। जो सीधे सीधे संविधान पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, हमारे परम पवित्र संविधान पर बाबरी ताला, हिंदुत्व ताला लगाने की बात करते हैं। बाबरी ताला क्यों कहा जाए? सीधे सीधे कहना चाहिए हिंदू राष्ट्र का संविधान मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं। उसका तो आधार है ना हमारे पास। लेकिन कांग्रेस राम मंदिर को ढहाना चाहती है, उस पर बुलडोजर चलाना चाहती है। इसका कोई प्रमाण तो दीजिए। अगर प्रधानमंत्री प्रमाण देंगे तो डॉक्टर राकेश पाठक, प्रज्ञा मिश्रा, उल्टा चश्मा हम सब खड़े होकर इतनी ही बुलंद आवाज में उसका विरोध करेंगे कि नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर बन गया, सर्वोच्च फैसले से बना है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसकी एक ईंट भी नहीं उखाड़ने देंगे हम अब। कांग्रेस का किसी की हिम्मत नहीं इस देश में। लेकिन नरेंद्र मोदी अब झूठ फैलाकर अपने हिंदू वोट बैंक की भावनाओं को उकसाना चाहते हैं, उसको भड़काना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मंदिर का मुद्दा तो गरमा ही नहीं रहा। 22 जनवरी के बाद 22 दिन में ठंडा हो चुका था। वो किसी भी तरह से अंतिम 3 चरणों में उसे गरमाना चाहते हैं। लेकिन प्रज्ञा, अब जितने राज्यों में मतदान बचा है, जितनी सीटों पर मतदान बचा है, वहां भी अब ये मुद्दा चलने वाला नहीं है। और चल भी गया तो जो घाटा तक 4 चरणों में हो चुका है पीछे, वो इन 3 चरणों में पूरा होने वाला नहीं दिखाई देता है। अच्छा, किस तरीके से बीजेपी बौखलाई हुई है, इसका एक सबूत ये भी है कि 5वें चरण में रायबरेली में भी चुनाव है। अखिलेश और राहुल एक साथ आए तो बड़ा कमाल का नजारा देखने को मिला। लेकिन अमित शाह ये बात बार बार कह रहे हैं कि रायबरेली जितवा दो, 400 सीटें ऐसे ही आ जाएंगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो ठीक है, एक राजनीतिक दांव पेच है और स्वाभाविक है, ऐसा कहना भी चाहिए। विपक्ष के सबसे बड़े नेता को चुनाव हराना 400 सीटें जीतने के बराबर ही होगा। उस नेता को जिसने 4000 किलोमीटर पदयात्रा की। मोदी जी कहते कौन राहुल, वो तो पहचानते नहीं राहुल गांधी को। ये भी उनकी हताशा और नकारात्मकता का ही प्रमाण है। आज की तारीख में कौन कह सकता है कि हु इज राहुल, कौन राहुल? इससे ज्यादा बचकानी हरकत कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, राजनीति में कटाक्ष करना, कटूक्ति करना, व्यंग करना सामान्य बात है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आज अगर राहुल गांधी कहें कौन नरेंद्र मोदी, तो हम उसकी भी उतनी आलोचना करेंगे, हम उससे भी इतना ही स्तरहीन बयान बताएंगे। राहुल गांधी कौन? राहुल गांधी नहीं बचे हैं। अमित शाह का ये कहना ठीक है राजनीतिक दांव पेच में कि उन्हें हरवा दो, रायबरेली हरवा दो, हमारी 400 सीटें आ गई। हम और आप ये कह सकते हैं कि बनारस में नरेंद्र मोदी को हरवा दो, 543 सीटें आ गई कांग्रेस की। तो कांग्रेस को कहना चाहिए, पर कांग्रेस बनारस में लड़ने लायक लड़ाई तो लड़े कम से कम। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि रायबरेली में कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी को हरवाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, उतना आसान भी नहीं है। गांधी परिवार जहां पिछले 100 साल के रिश्ते को दोहरा रहा है, आज सोनिया गांधी ने जिस तरह भावुक होकर कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, जो आपने प्यार मुझे दिया, अपनापन मुझे दिया, वो इसे सौंपे, तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता इतनी अभी कृतज्ञ हुई है। फिर भी चुनाव कहीं कोई भी हार सकता है। इंदिरा गांधी खुद हारी है रायबरेली से, वे कहीं और। अमेठी में क्या देख रहे हैं सर? पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने। देखिए, अमेठी में पूरी ताकत झोंकने के बावजूद किशोरी लाल शर्मा एक सरप्राइज एलिमेंट के रूप में सामने आए थे। और मेरा मानना यह है कि इस वक्त जिस तरह का चुनाव प्रचार वहां चल रहा है, और गांधी परिवार ने कोई किशोरी लाल शर्मा को खाली नहीं छोड़ दिया है, अकेला नहीं छोड़ दिया है,
पूरी ताकत से वहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार, कांग्रेस पूरी लगी रही है। उनका 40-42 साल का संपर्क है। हारेंगे जीतेंगे हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि स्मृति ईरानी को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं वहां पर। 4 जून को हो सकता है जिस तरह कृष्णलाल शर्मा का नाम प्रत्याशी के रूप में, सरप्राइज एलिमेंट के रूप में सामने आया था, उसी तरह 4 जून को जो नतीजे होंगे उसमें अमेठी पर खास नजर हमारी और आपकी भी रहेगी। हो सकता है वहां से भी चौंकाने वाला नतीजा सामने आए। इन चार चरणों में तो हमने देखा कि क्षत्रिय समाज बेहद नाराज रहा, उसका असर भी दिखाई दिया। अब 5वां चरण है, 3 ही चरण बचे हैं सर, 380 सीटें निपट चुकी हैं। अब 5वें चरण से आपको क्या लग रहा है कि जो क्षत्रिय समाज की नाराजगी है, इसका असर 5वें चरण में दिखाई देने वाला है कि नहीं? क्योंकि अब पूर्वांचल में भी करणी सेना ने बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए डेरा जमा लिया है। देखिए, राजपूत समाज का जो आक्रोश पुरुषोत्तम रूपाला से शुरू हुआ गुजरात से, वो अब तक ठंडा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी शाह ने गुजरात में उसे ठंडा करने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। वहां वे आखिरी क्षणों तक लगे रहे। पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांगी, सब कुछ हुआ। वहां वो करणी सेना के एक बड़े नेता के सिर पर से पगड़ी गिरा दी गई, शपथ ली गई। महिलाओं के साथ वहां जो दुर्व्यवहार हुआ राजपूत समाज की, क्षत्रिय समाज की महिलाओं के साथ, वो सिलसिला अब भी जारी है। अभी 2 या 3 दिन पहले करणी सेना के एक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जहां तक मेरी जानकारी, एफआईआर इस बात पर हुई है कि उन्होंने बीजेपी खिलाफ वोट देने की अपील की है। भारत के किस कानून में अपराध है? मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी को वोट न दें, क्या मुकदमा दर्ज हो जाएगा मेरे खिलाफ? तो क्षत्रिय समाज का, या मैं कह रहा हूं मैं कांग्रेस के खिलाफ वोट देने की भी अपील करूं, तो ये कोई अपराध थोड़ी है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा एक हिस्सा मतदाताओं का राजपूत और क्षत्रिय समाज से आता है। जिस तरह टिकट काटे गए ठाकुर नेताओं के, जनरल वीके सिंह का कटा, और भी कई नाम ऐसे हैं, यद्यपि बैलेंस करने के लिए कृपाशंकर सिंह जैसे लोगों को टिकट भी दिया है। योगी आदित्यनाथ को लेकर भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो रिश्ता है उसमें भी रार दे रही है, और दूध में नींबू डालने का काम कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने जेल से आने के बाद लगातार ये राग अलापना शुरू कर दिया कि मोदी आएंगे तीसरी बार तो योगी को 2 महीने में हटा देंगे। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल क्या आए हुए। तो राजपूत समाज की, क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है, उसको, उस आग को बुझाने में बीजेपी कामयाब नहीं रही है। अब जो पूर्वांचल है, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, जहां पर बहुत बड़ा समाज का हिस्सा इसी समाज से आता है मतदाताओं का, अगर उसकी नाराजगी बनी रही 20 तारीख तक और 25 तक, मतदान के दिन तक, 25 को मतदान है, क्षमा कीजिए जी, हाँ 20, 25 और 1 को है ना, सोमवार को, हाँ 20, तो 20, 25 और 1, अगर इन 3 चरणों में ये नाराजगी कायम रही तो भारतीय जनता पार्टी जो घाटा बाकी क्षेत्रों से पूरा करना चाहती है, उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों से, उसमें उसे नुकसान हो सकता है। और अब तक की स्थितियां ये बता रही हैं, जैसे राजा भैया ने वहां कह दिया कि समाजवादी पार्टी को मदद करो, 3-4 सीटों का नाम लेकर उन्होंने संदेश दिया है, तो भरपाई होती कहीं से दिख नहीं रही। और राजा भैया ने यह भी साफ कर दिया कि हाँ, क्षत्रिय समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। स्वाभाविक है, सब लोग खुल के बोल रहे हैं, गंगा जली उठा के शपथ ले रहे हैं, हाथ ऊपर करके कसम खाई जा रही है। अमेठी में, बिल्कुल सर, अमेठी में बाकायदा शपथ ली गई है। तो ये क्षत्रिय समाज तो वो है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मुझे लगता है अगर वे अपने वचन पर कायम रहे तो इसका बीजेपी को, मोदी शाह को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। सर इधर एक चीज और भी है कि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात तो साफ कर दी कि अगर जीते तो मैं नहीं, मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कोई अदना सा नेता भी नहीं बोल रहा है कि नहीं जी, केजरीवाल ने तो गलत बात कह दी है, वही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। देखिए, मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ का जो रिश्ता है वो कैसा है, इसको याद करने के लिए मुख्यमंत्री बनते समय के घटनाक्रम को याद करना होगा जी। और मनोज सिन्हा साहब ने सदरी बदरी शेरवानी सब सिलवा ली थी, कलफ लग गया था उनके कुर्ते पजामे पे। वे काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कराए थे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले। लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ ने दम दिखाई और संघ के जरिए अपना प्रेशर मोदी शाह तक पहुंचाया।
हम सब जानते हैं कि मोदी शाह ने बेमन से उस वक्त योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया था। बीच के इन वर्षों में भी वे परेशान करते रहे, अपनी मर्जी का कोई मंत्री बनाना चाहते थे, योगी ने नहीं बना। अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बवाल होता रहा, तनातनी चलती रही है। अब बिल्कुल। जरूर मोदी, जब उन्हें लगा कि यूपी में नुकसान हो सकता है मोदी को योगी को परेशान करने से, तो अब नरेंद्र मोदी कसीदे काट रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आज ही उन्होंने, उनका जो भाषण अभी मैंने देखा आपके ट्विटर हैंडल पर ही, वे कह रहे हैं योगी को बुलडोजर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब उनके कसीदे काट रहे हैं। और एक तरफ उन्हीं के सांसद जो मोदी को अपना नेता मानते लेकिन योगी को अपना नेता नहीं मानते, वो कहते हैं कि मैं बुलडोजर नीति के खिलाफ हूं। आप ये सारे संकेत इस बात का प्रमाण है अपने आप में कि मामला अभी सेटल नहीं हुआ है, गड़बड़ी अभी जारी है दोनों के रिश्तों के बीच में। और योगी आदित्यनाथ भी ये समझ गए हैं कि इस वक्त अपने नेताओं को शांत रखना ही बेहतर है। उन्होंने अपने खेमे के लोगों से कहा होगा 4 जून तक रुक जाओ, 4 जून को हो सकता है मोदी जी प्रधानमंत्री न रहे, तब योगी जी ने कहा होगा अपने समर्थकों से। इसलिए उनके समर्थक खामोश हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास अपनी एक समर्थकों की फौज नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो संघ से इतर अपना खुद का हिंदू युवा संगठन बनाए हुए थे, उसका संघ से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने आप में एक स्वायत्त शासी उनका एक संगठन था, वो किसी के काबू में नहीं था, वो नरेंद्र मोदी के काबू में भी नहीं था। उसको भी धीरे धीरे सरकार में आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा शांत किया, न्यूट्रल किया, और नरेंद्र मोदी ने भी ये कोशिश की कि वो फिर से उतर ना आए हिंदू युवा वाहिनी उनकी। तो ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्रिमंडल में या संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में उनके चाहने वाले नहीं होंगे। पर तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खुद के मंत्री, उनके खुद के कैबिनेट के लोग, उनके खुद के खासम खास लोग क्यों सामने आकर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कुछ नहीं बोल रहे हैं कि नहीं केजरीवाल ने गलत नैरेटिव सेट किया है? वो तो बोल सकते हैं। नहीं, वो उनको बोलने से रोका होगा योगी आदित्यनाथ ने। ये ज्यादा समझदारी वाली बात है, ये ज्यादा समझदारी से भरा कदम है कि 4 जून तक इंतजार कर दो। 14 दिन की तो बात और बची है। इतना इंतजार करने के बाद अगर नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार सत्ता में नहीं आ रहे हैं, तब इनसे निपट लिया जाएगा। तब देखते हैं कौन हटाता है यूपी से योगी को। इसलिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को संकेत दिया होगा कि अभी खामोश रहें, मौका आएगा तब बोलेंगे। रहीमन चुप रहे बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नेके दिन आएंगे बनत न लगे है देर। तो योगी जी ने रहीमदास के कहने को मान लिया होगा, रहीमन चुप रहे बैठिए, अभी चुप रहो, लोकसभा चुनाव निपट जाने दो। और अंतिम बात, अगर उत्तर प्रदेश में पहले से 5 सीटें भी बीजेपी की कम हो गई, 7 सीटें भी कम हुई, तो आप यकीन मानिए इसमें योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा रोल होगा। सीटें कम होने में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सीटें बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है खाने में नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए कुछ सीटों पर हेर फेर का काम भी करें, निपटाने का काम भी बीजेपी प्रत्याशियों को। तो परिणाम जिस दिन निकलेंगे तो सबसे पहले यूपी की सीटों पर ही नजर रहेगी। वैसे भी देश का सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें हैं, सत्ता का रास्ता तो लखनऊ से होकर ही गुजरेगा ना दिल्ली के लिए। तो उत्तर प्रदेश पर नजर रखनी पड़ेगी, और नजर इस बात पर भी रखनी पड़ेगी कि जिन सीटों पर बीजेपी हारी है वहां योगी आदित्यनाथ का पर्दे के पीछे से कुछ खेल तो नहीं था। जी जी। पांचवा चरण कैसे देखना है सर? देखिए, 5वां चरण हम लोगों ने जितनी बात की इसको 5वें चरण के आईने में ही रखिए। जी। नरेंद्र मोदी कल के बाद, देखिए अब चुनाव प्रचार कल के बाद खत्म हो जाएगा। सोमवार को मतदान होना है। कल के बाद 5वें चरण के बाद अंतिम 2 चरणों में मुक्ति नैया को बचाने के लिए कौन सी पतवार हाथ में लेते हैं, कौन सा नया मुद्दा लेकर आते हैं। पिछले 5 चरणों में उनका एक भी मुद्दा 7 दिन भी चल नहीं पाया। 7 दिन छोड़िए, 2 दिन नहीं चला। जनता में किसी भी मुद्दे की अपील नहीं हुई, मुद्दे की कोई अपील नहीं हुई। आप बताइए, समाज ने, जन्मना तो हमारा आप भी हिंदू हैं, हम किसी भी धार्मिक कट्टरता का शिकार नहीं है। आप बता दीजिए किस हिंदू ने यह मान लिया कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी? प्रियंका गांधी ने जब ये कहा कि 50 साल कांग्रेस की सत्ता रही है, बताइए आपका मंगलसूत्र कब छीन लिया? और जब उन्होंने कहा कि मेरी दादी ने तो अपने गहने गुड़िये जेवरात
देश के लिए कुर्बान कर दिए थे। मेरी माँ का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हो गया, तो नरेंद्र मोदी का वो मुद्दा नहीं चला। मछली खाते हैं, मटन खाते हैं, वो मुद्दा नहीं चला। उनके अपने नेता मछली खाते हैं, मटन खाते हैं। गिरिराज सिंह तो कौन सा हलाल मीट की बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी पिछले 5 चरणों में, अब तो 5वां चरण कहना चाहिए, हाँ। जितनी गुलटियां खाते रहे मुद्दों को लेकर, ऐसी 2 आखिरी चरण में और गुलाटी खाएंगे। आश्चर्यजनक ये होगा, हम लोग समझ नहीं पा रहे वे कौन सा मुद्दा लेकर आए। अंतिम मुद्दा 5वें चरण से पहले आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है? पीओ ने, मैं बता रहा हूं, आखिरी मुद्दा वे लेकर आए पीओके का, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का विलय कर लेंगे। अब हिमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं 400 सीटें इसलिए चाहिए कि पीओके का विलय करना है भारत में। अरे भाई, उसके लिए सीटों की संख्या की जरूरत नहीं है, वो तो भारत का संकल्प है, भारत की संसद का संकल्प है। 543 लोगों की मान्यता है। आपकी सरकार है भाई, 10 साल से आपकी सरकार थी, बड़ी देर से याद आया आपको। 10 साल से आपकी सरकार थी, आपने क्या कर लिया? 1 इंच जमीन भी ले आए? चीन का तो नाम नहीं लेते, हजारों किलोमीटर जमीन उसने घेर ली है। मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी 2 चरणों में सीटें कितनी बचेंगी परसों के बाद? मुझे थोड़ा संख्या आप याद दिला दीजिए, परसों कितनी सीटों का मतदान है? सर, उत्तर प्रदेश में 14 सीटें हैं। नहीं, कुल मिलाकर पूरे देश में अंतिम 2 चरण में कितनी सीटें बचेंगी? बहुत गिनती की सीटें। तो आखिरी 2 चरणों में अगर ये मुद्दा कोई ले भी आए, मान लीजिए कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी, हम इस पर भी तैयार। सर, बहुत दूर तक चले गए आप, बाप रे बाप। नहीं, और क्या कर सकते हैं? उनके हाथ में बचा क्या है भाई? क्या क्या फर्क पड़ता है? हमारी वायुसेना के 2 विमान जाएंगे, भोंपू मीडिया उसका हल्ला मचाएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक करती पीओके में, फला फला उनके पैड थे आतंकवादियों के, वहां पर बम गिराए, इतने लोग मारे गए। तो आखिरी 2 चरणों में राष्ट्रवाद का बुखार उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अब ऐसी किसी कार्रवाई से भी अंतिम 2 चरणों के मतदान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टेम्पो पहले चरण के मतदान से बना हुआ था, वो आज की तारीख तक कायम है। विपक्ष की एकता यथावत बनी हुई है। आखिरी 2 चरण में एक चीज हो सकती है जिसकी मुझे शंका है, अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल वाला मुद्दा किसी बड़े विस्फोट के रूप में अगले 2-3 दिन में सामने आ सकता है। अरे सर, बीजेपी स्वाति मालीवाल के लिए धरना कर सकती, लेकिन अपने ही मुख्यमंत्री के लिए धरना नहीं कर सकती है। अरे योगी आदित्यनाथ के लिए केजरीवाल ने बड़ी बात कह दी है, कर देते प्रदर्शन। मैं वही उसी पर आ रहा हूं कि देखिए, बीजेपी के हाथ में अब कुछ नहीं बचा। उसे लग रहा है कम से कम दिल्ली की 7 सीटें बचा ली जाए, वहां कुछ ऐसा धमाका कर दिया जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संकट में आ जाए। राहुल गांधी की सभा है दिल्ली में, यद्यपि उसमें केजरीवाल मंच पर नहीं जाने वाले हैं, बड़ी एहतियात बरत रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, अभी और कुछ वीडियो आएंगे सामने, टाइमिंग देखिएगा आप। आखिरी 3 चरणों में पूरा ध्यान दिल्ली, स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल पर रहने वाला है। पर उससे देश के तमाम जो और राज्यों में सीटें बची हैं, वहां कोई फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। दिल्ली में नुकसान हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पर, अगर कुछ और ऐसा विस्फोटक सामने आता है। अभी का जो वीडियो सामने आया उसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, उसमें तो स्टाफ बड़े विनम्रता से ही कह रहा है कि हम आपसे कह रहे हैं बाहर चले जाइए, वही धमकी दे रही हैं। गंजा, पता नहीं किसको गंजा कह रहे हैं, केजरीवाल तो गंजे नहीं है शायद, पर्याप्त वाले हैं उनके। तो अभी देखना, कुमार को शायद कह रहे हैं, उनके पीए हैं। अच्छा, हाँ, हो सकता है उन्हें गंजा कह रहे हैं। मुझे विभव कुमार का चेहरा याद नहीं है कि गंजे है कि बालों का। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के तर्कश में बीजेपी की हालत क्या लग रही है 5वें चरण में? लग रहा है ऐसा सर मुंडाते ओले पड़ गए, ऐसा कुछ? देखिए, बीजेपी के लिए तो अब कोई नया मुद्दा है नहीं ना। नरेंद्र मोदी के झूठ, उनके रोज रोज बदलते बयान, बीजेपी कॉन्फिडेंस हिला हुआ दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। पार्टी का कॉन्फिडेंस भी हिलता है। देखिए, जब आपका शिखर नेता, सबसे बड़ा नेता, आपका आइकॉन, जब रोज अपने बयान बदलता है, ऐसी उलटवासियां करता है, रोज झूठ बोलता है, तो कार्यकर्ता के लिए भी डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। कैसे, किस मुंह से वो डिफेंड करे? एक तरफ आरएसएस और बीजेपी का काडर, उनका ट्रोल आर्मी, उसका आईटी सेल, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिन भर मुसलमानों के खिलाफ बोलती है। नरेंद्र मोदी भी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अगले ही दिन मुसलमानों के हितैषी बन जाते हैं। तो कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग कि क्या करें, हमको नफरत फैलानी है कि प्यार मोहब्बत की बात करनी है मुसलमानों से। तो इस वक्त
उनका काडर भी बुरी तरह से हताश है मोदी के बयानों से। पार्टी की स्थिति है वो साफ दिखाई दे रही है, 5वें चरण में भी हालात सुधरने वाले नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पाठक सर, आपने समय दिया। नमस्कार। नमस्कार।